नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। बहुत स्वागत है आपका। बिहार के सियासी रण में बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों के दौरान पीएम ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और एनडीए की जीत का दावा किया। एनडीए के अन्य सियासी सूरमाओं अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज चौहान, चिराग पासवान ने भी ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता को विकास की कहानी सुनाई है। वहीं महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने विकास के नए बिहार का वादा करते हुए जनता से वोट मांगे हैं। तो आज की हमारी खास स्टोरीज में हम इसी सियासी संग्राम की तह तक जाएंगे और विश्लेषण करेंगे खास मेहमानों के साथ कि आखिर बिहार का जो सियासी रण है वो किस करवट बैठ रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह देश में युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए और स्किल इंडिया मिशन, प्रतिभा सेतु पोर्टल और बदलते हुए निवेश से रोजगार के नए अवसरों की खासा जानकारी भी साझा की। और बात दिवाली के बाद, दिवाली की जो रोशनी रही उसके बाद अब देश भर में छठ पर्व का उजाला और इसकी तैयारियां जोरों पर है। सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना के इस 4 दिवसीय महापर्व के लिए दिल्ली से बिहार तक घाट सज चुके हैं। इससे जुड़ी विशेष खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार का बिगुल फूंका। शुरुआत की जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से और इसके बाद पीएम ने समस्तीपुर और बेगूसराय की रैलियों में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो जमानत पर हैं वो जननायक की उपाधि की चोरी करने में जुटे हैं। पीएम ने कहा फिर एक बार एनडीए सरकार और फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को बिहार से दूर रखेगा। पीएम ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। शुक्रवार को पीएम मोदी जब बिहार के सियासी रण में उतरे तो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए उन्होंने चुना समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम को। बिहार पहुंचने पर पीएम ने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के नेता को सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़े वंचितों के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 रैलियां की और महागठबंधन पर जमकर सियासी वार किए। पीएम मोदी ने समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद में जो लोग जमानत पर है वो अब जननायक उपाधि की चोरी में जुटे हैं और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम ने कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य राज्य को अंधेरे और अराजकता भरे पुराने दिनों में वापस धकेलना है। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। पीएम की अगली रैली थी बेगूसराय में, जहां उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें अटक, झटक, लटक, पटक दल शामिल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती,
लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से मोबाइल जलाकर दिखाने को कहा और कहा कि जब इतने हाथों में मोबाइल जल रहा है तो क्या लालटेन जलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के पुण्यतिथि का जिक्र किया और कहा कि केसरी जी को कांग्रेस परिवार ने एक कमरे में बंद कर दिया। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। गौरतलब है कि सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर काफी विवाद हुआ था। केसरी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इन चुनावों में एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त होगा। कुमार आलोक, राजेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के सियासी संग्राम में सियासी सूरमाओं की रैलियों का आगाज हो चुका है। एनडीए की ओर से आपने देखा कि पीएम मोदी ने किस तरह से रैलियों में हुंकार भरी और उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चिराग पासवान ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता के बीच एनडीए सरकार के विकास की फहरिस्त गिनाते रहे। इसके साथ ही इन नेताओं ने लालू राज के भ्रष्टाचार और जंगल राज की भी लोगों को याद दिलाई। वहीं महागठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान संभाली तेजस्वी यादव ने। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे और एक नए बिहार के निर्माण का वादा भी किया। देखिए बिहार के चुनावी समर की ये रिपोर्ट। बिहार के सियासी रण में दिग्गजों का प्रचार। अमित शाह ने ठोका ताल। भ्रष्टाचार पर अमित शाह का वार। तेजस्वी यादव का नए बिहार के निर्माण का वादा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा की ओर से अमित शाह ने सिवान और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित किया। सिवान में अमित शाह ने कहा कि पिछले 20 सालों की तरह इस बार भी सिवान की जनता जंगल राज को स्थापित नहीं होने देगी। उन्होंने बक्सर में एनडीए की सरकार बनने और आरजेडी का सुपड़ा साफ होने का दावा किया। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे। जहां जहां जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है। 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक रैली को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर जनता से वोट मांगा और एक नए बिहार के निर्माण का वादा भी किया। तो वहीं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का कहना है कि जनता का मूड तो समय ही बताएगा। वहीं बेगूसराय में एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। परिवर्तन का समय आ गया है। कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। खासकर बिहार के जनता जनार्दन का क्या मूड है, कहां जाएगी नहीं जाएगी, ये तो समय बताएगा। 14 तारीख को तय होगा। अभी तक महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में निकलना तो दूर, आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए थे, उलझे हुए हैं। अब ये सिर्फ एक सपना ही इनका रह जाएगा कि इस बार महागठबंधन कुछ कर पाए।
गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की लहर का दावा किया, तो जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जो हमारा गठबंधन है एनडीए का, उसके पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है। विकास मुद्दा है। जनता जंगल राज नहीं चाहती, जनता मंगल राज चाहती है। 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को बड़े जो उपहार दिए, उससे तस्वीर और तकदीर बिहार की बदल रही है। डबल इंजन की सरकार रही है 20 वर्षों तक। एक भी फैक्ट्री लगाई है क्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ना इसकी चर्चा करते हैं ये लोग। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता को किस पर भरोसा होगा, यह तो 14 नवंबर को चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार के चुनावी संग्राम में चुनावी ललकार नेताओं ने भरी हुंकार, और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है चुनावी ललकार, नेताओं ने भरी हुंकार। तो प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। जो दिग्गज नेता हैं वो प्रचार पर उतर चुके हैं, इसलिए चुनावी ललकार, नेताओं ने भरी हुंकार, और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्पल वल्लभ जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उत्पल जी स्वागत है आपका। हमारे साथ अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं मनीष पांडे जी आपके साथ शुरू करना चाहूँगा। जो बिहार में जिस तरह से अब शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज किया है, उधर तेजस्वी यादव ने भी किया है, और बात अब जो है मुद्दों की कही जा रही है, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, और अब जब गिनाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जंगल राज बनाम विकास का मुद्दा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताने की कोशिश की, आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहा है? ये क्या इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है या इसी के इर्द गिर्द? देखिए, निश्चित रूप से मैं बताऊं आपको निखिल जी कि जब महागठबंधन इतने जद्दोजहद के बाद जब अपना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करता है, और उस घोषणा के समय जब मंच पर महागठबंधन के नेताओं की तस्वीर भी नहीं लगी होती, और बिहार में खास करके बिहार के चुनाव प्रचार की कमान संभालने को आतुर 1 महीना पहले राहुल गांधी, बिहार के प्रभारी अल्लावरू, ऐसे लोग जब उस घोषणा के समय मंच पर मौजूद नहीं रहते हैं, और उम्मीदवार जब 420 जिसको कहते हैं 420 का जो अभियुक्त है, जब उसको बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि जहां महागठबंधन के अंदर आपस में एकमत नहीं था मुख्यमंत्री के चेहरे का, वहीं दूसरी ओर बिहार में बदलाव की बात करने वाला विपक्ष क्या एक बार फिर वही चेहरा, पिता सजायाफ्ता और पुत्र 420, क्या बिहार में इसी प्रकार का बदलाव चाहता है? अगर बिहार इस प्रकार का बदलाव नहीं चाहता, तो निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में जो मुद्दा आने वाला है वह विकास बनाम विनाश का है। एक बार फिर से वह मुद्दा है कि क्या बिहार जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों से विकास के पथ पर अग्रसर रहा है, उसको बिहार की जनता 420 के हाथों क्या विराम देगी उस रफ्तार को, या यह रफ्तार निरंतर चलता रहेगा, और जो रफ्तार बिहार पकड़ चुका है वह रफ्तार को बिहारवासी अपने मतदान के माध्यम से रफ्तार देते रहेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, निश्चित रूप से वह बातें बिहार वासियों के दिलों में, और मैं तो निखिल जी एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मैं जब देखता हूं यह दृश्य ना जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, एक ऐसा नेता, उसने जनता पर अपना कितना विश्वास कायम किया कि वह जब आता है, जैसे आता है, जिस मौसम में आता है। उसी बेगूसराय में जब पुल के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री जी आए थे तो भीषण बारिश हो रही थी, और उस पुल पर उनके स्वागत करने वाले का, राजेंद्र पुल के बगल में जो नया पुल बना था,
उस पुल पर स्वागत करने वाले लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। आज चुनावी सभा में भी वही व्यक्तित्व जब बिहार को विकास की रफ्तार देने के लिए आता है, तो लोग पलक पावड़े बिछाए हुए उसी प्रकार से उसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। यह बात दर्शाता है, एक मिनट मैं 10 सेकंड लूंगा, यह बात दर्शाता है कि बिहार के लोग विकास को रफ्तार देना चाहते हैं, ना कि विनाश को। एक बात ध्यान में रखिए, बिहारियों का दिल लग गया है विकास के साथ, बिहारियों को विकास की लत लग गई है, इसलिए अब जो विनाश के रास्ते चलने वाले लोग हैं उनको बिहार की जनता नहीं अपना सकती। इसलिए जिस नेतृत्व के ऊपर 420 का आरोप लगा है, उस नेतृत्व के हाथों तो नेतृत्व कम से कम कभी नहीं दे सकते। ठीक है पांडे जी, ठीक है। उत्पल वल्लभ से इसका जवाब ले लेते हैं। उत्पल वल्लभ जी, आपको लगता है कि ये अब जो जैसा कि इन्होंने कहा कि अब विकास की लत लग चुकी है और आपके साथ में जो भ्रष्टाचार और जंगल राज का बैगेज है, कैसे पब्लिक को कन्विंस करेंगे? क्योंकि तमाम सारे वादे और दावे आप लोगों ने किए हैं, जाहिर तौर पर जनता के जिसको कहते हैं कि ना उनके वो उस बात को आप उतार सके अपने दिल में, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए निखिल जी, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना और अपनी मन की बात करना कोई भाजपा से सीखे और प्रधानमंत्री जी से सीखे। और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की जो आशा है वो पूरे देश देख रही है, सुन रही है। अब कुछ आंकड़े की बात करें तो सरकारी आंकड़े हैं, जो अपने मियां मिट्ठू होने वाले लोग और आत्ममुग्ध लोग हैं, उनको ये आंकड़ा आईना दर्शाता है। अपराध के मामले में सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि यूपी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे बिहार है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। ये अपराध से जो आपने आंकड़े बताए, दरअसल मैं ये थोड़ा चाहूंगा कि इसको बाइफरकेट करें, क्योंकि अपराध से मतलब मर्डर से भी है, अपहरण से भी है, हत्या से भी है, डकैती से भी है, वो अलग अलग सबके आते हैं कि किस राज्य में हत्या में ऊपर है, कौन सा राज्य अपहरण में है। हत्या और में अंतर मत समझाइए, हत्या और में अंतर मत समझाइए। नहीं, मैं अंतर नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ आप जिस रिकॉर्ड का आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए ना कि कहां पे आगे है, कौन पीछे है। मैं चाह रहा हूं हमारे दर्शक भी जाने, आपके माध्यम से सब समझेंगे उसको। निखिल जी सुन लीजिए, बिहार में आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सीएजी रिपोर्ट का जो रिपोर्ट मान देखा जाता है, ये किसको झुठला रहे हैं? ये तो सरकार का रिपोर्ट है ना, 71,000 करोड़ का। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, जिनके तरह मनगढ़ंत बनाने वाले नहीं। मैं बात करूंगा, जितने बात किए ये मन की बात प्रधानमंत्री की और इनकी, मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। तो इन पक्षों को कहां ले जाएंगे ये लोग? ये झूठे लोग, जुमलाबाजी लोग, कनफुकुमन लोग, ये आंकड़े को कहां छुपा के ले जाएंगे? ये आईना दिखाता है इनको, इनके झूठ पे। और प्रधानमंत्री आए हैं बिहार, अभी बहुत भाषण आप सुना रहे थे, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सिंबोलिज्म में बात करते हैं। बिहार पहला राज्य है जो 26% आरक्षण आदरणीय कर्पूरी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में लाए है। और भारत में ओबीसी और ईबीसी का कॉन्सेप्ट बिहार में ही है, यह देन भी आदरणीय कर्पूरी जी का है। और अभी नीतीश जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना के आधार पे जो बढ़ी हुई 65% के आरक्षण की मांग पर ये लोग कुंडली ताप कर बैठे हुए हैं, अति पिछड़ा को हक देने के मामले में। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है, ये क्यों नहीं दे देते हैं अधिकार हक अति पिछड़ों को? जो मांग नीतीश कुमार की है, छोड़ दीजिए हमारी मांग, इनको पसंद नहीं है, ये नीतीश कुमार जी की मांग है, नीतीश कुमार जी की लंबी मांग है। ये स्टेट बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, इसमें नीतीश जी कहते थे कि जब तक बिहार को विशेष का दर्जा नहीं मिलेगा, ये उपभोक्ता राज्य है, इसका विकास संभव नहीं है। ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं देते उनको, और अभी आ गए जुमला छोड़ने। पिछले बार आए थे बिहार की बोली लगाने, अब ये आए हैं बिहार के लोगों को हिंदू मुस्लिम कराने। पिछले बार देखे गए तो किस तरह से ये लोग कर रहे थे, ये अति पिछड़ा भाई लोग जानते हैं। और अभी परिवारवाद में भी कुछ बोल रहे थे ये लोग। इनको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह जी के बेटा को देश पर थोप दिए। तेजस्वी जी जनता के अदालत में है, जनता उनको चुनेगी तो विधायक बनेंगे, जनता उनको चुनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी के बेटा जय शाह जी की तरह थोपे हुए नहीं है,
और बता देता हूँ, इनके जो गठबंधन के लोग हैं, चिराग पासवान जी, वो अपने भाई को देते हैं टिकट, भतीजा को देते हैं, बहनोई को देते हैं। तो तेजस्वी यादव भी थोपे नहीं हुए, इसका मतलब आपके जो रामविलास जी के लड़के उनको थोप दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने हैं, अपनी पत्नी के हैं, और नीतीश जी का पूजा पार्टी के लोग, संजय जी अपनी संजय झा जवाब भी ले सेट कर लिए, अशोक चौधरी जी सेट कर लिए, और यहाँ तक कि अधिकारी भी अपनी पत्नी और बच्चियों को सेट कर लीजिए। ये परिवारवाद ये बात है, जरा इस पर इनको बोलना चाहिए। ठीक है। अब आपकी बात आ गई अवधेश जी, आपको लग रहा है कि ये दरअसल जो एक खाका खींचा अभी उत्पल वल्लभ जी ने, उससे लगता है कि बिहार में सब कुछ पटरी से उतरा हुआ है और हर तरफ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और हर तरफ बड़ा मतलब लूट खसोट मची हुई है। जंगल राज से कंपैरिजन करेंगे क्या? जंगल राज का जो बैगेज इनके पीठ पर है, जो मैं पूछना चाह रहा था, दरअसल उसका जवाब नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि ये एक इशू होगा वहां पर और लोग कंपैरिजन करेंगे दोनों शासनकाल में, 15 वर्ष बनाम 20 वर्ष? नहीं, इतना खराब राज्य है। तेजस्वी जी हर चुनावी सभा में क्यों बता रहे हैं कि ये भाजपा नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी चुनाव जीतने के बाद? अगर उनका कुशासन था तो नीतीश कुमार जी से के प्रति सहानुभूति पाने की रणनीति क्यों चल रही है, अगर सब कुछ गड़बड़ है तो ये तो अगर इस आधार पर तुलना होगी ना, देखिए अगर आरजेडी अगर अपराध, आरजेडी अगर लॉ एंड ऑर्डर, विकास, इन सब को मुद्दे बनाएगी तो जाहिर है कि वो चुनाव हारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसके आधार पर जब कोई मूल्यांकन उसमें बताने की तो जरूरत ही नहीं है ना कि 2005 के अक्टूबर के पहले का बिहार। अरे बीच में मत बोलिएगा उत्पल जी, बीच में नहीं बोलिएगा ना, हम तो बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे थे 2005 के अक्टूबर का से और आज का बिहार, दोनों में कितना अंतर है ये कोई बताने की आवश्यकता है क्या? जहां एफआईआर ही दर्ज नहीं होते थे, जो बिहार से पलायन था वो केवल रोजगार के लिए नहीं था, वो भी था। बिहार से पलायन के पीछे मुख्य बात कानून और व्यवस्था थी। लोगों ने भय से, डर से अपने बच्चों को, परिवार को जमीन बेचकर बाहर भेजा, कुछ लोग परिवार लेकर के आ गए। वो भयानक स्थिति नहीं है। ये बात सही है कि पिछले 6 महीनों में जिस ढंग से क्राइम हुआ है बिहार में, वो उसी राज्य का कई घटनाएं ऐसी हुई जो भयावह है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन अब ये नहीं है कि क्राइम हो गया है तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी उस क्राइम के परिमार्जन के लिए तैयार नहीं है, किसी को सजा नहीं मिलेगी, पकड़ी नहीं जाएगी और उसका भय बिल्कुल खत्म हो गया है। उस समय तो स्थिति अब दूसरी बात जो आ रही है, देखिए इस समय चुनाव का जो अभी इस समय सामने जो मुद्दा आज से दिखाई देने लगा है वो ये है कि जो INDIA और यहाँ जो महागठबंधन है, हालांकि नीतीश जी आए थे तब वो महागठबंधन था, नीतीश जी के हटने के बाद वो महागठबंधन है, एक नॉर्मल गठबंधन है। ये प्रश्न यहाँ ये था कि भाई केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो इतना सशक्त जो है एक 3 चेहरे हैं और फिर उसका एक इतना अच्छा गठबंधन है कि सीटों की घोषणा होगी, थोड़ी बहुत लोजपा रही, उसके समानांतर इस गठबंधन में कौन कौन लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और कैसे आप एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जिनको इनके विरुद्ध वोट देना है, जो चाहते हैं कि बीजेपी, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के समर्थकों को छोड़ दीजिए और जनता दल यू को, जो चाहते हैं कि इनको हमको हराना है, उनका भी अब विश्वास नहीं है कि भाई ये तो अभी राहुल गांधी जी वोट चोर के बाद जो ठीक बोल रहे थे, वो कोलंबिया हो गए, कई राज्य हो गए, बिहार के अभी यात्रा की उनकी घोषणा भी नहीं हुई कब जाएंगे, एक रैली नहीं हुई है संगठित रूप से राष्ट्रीय नेताओं की। और कल तेजस्वी जी को जो घोषणा करनी हुई तो राहुल जी नहीं थे घोषणा करेंगे, वहां के प्रदेश के प्रभारी नहीं थे, प्रदेश के अध्यक्ष नहीं थे। तो इतना विखंडन और राहुल जी की समस्या कि हम तेजस्वी के साथ खड़े नहीं होंगे, पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है कि दिल्ली भी आ गए तो मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो इशू तो छोड़ दीजिए, क्या इस गठबंधन ने महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा की पराजय के बाद कम से कम एकजुटता का भी संदेश दिया है कि हमारा मुद्दा सेकुलरिज्म है, फलाना है, बीजेपी के विरुद्ध हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, इनको हरा देंगे। जब आपने दिया ही नहीं, विश्वास ही नहीं जता रहे हैं, तो आप कुछ भी बोलते रहिए। और आज तेजस्वी जी का जो हेलीकॉप्टर में देखे ना, हेलीकॉप्टर में कितने लोग बैठे थे? 4 लोग बैठे थे और चारों का एक मैसेज था, 4 ही लोग बैठ सकते हैं जी। तो आके उन्होंने भाषण में भी कह दिया
कि भाई अब जातियों और समुदाय से भी उप मुख्यमंत्री होंगे और आपको बताया जाएगा। इतना प्रेशर अब पैदा हो गया हुआ है यहाँ से। ठीक है। तो इस प्रेशर पॉलिटिक्स को पब्लिक भी देख रही है और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी ये भी देखने के बाद आज हमारे पास समय बस इतना ही है। मनीष जी आपका, उत्पल जी आपका और अवधेश जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे त्योहार पर रेलवे मुस्तैद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे त्योहारों की और त्योहारों को कैसे मैनेज कर रहा है रेलवे, क्योंकि रेल से जाने वाली भारी भीड़ उमड़ रही है रेलवे स्टेशंस पर और उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है ये भी अपने आप में अभूतपूर्व है। 12,000 जोड़ी ट्रेनें रेल की पटरियों पर दौड़ रही हैं छठ पूजा के मद्देनजर, जो स्पेशल ट्रेनें हैं, और इसके साथ ही साथ भीड़ नियंत्रण के लिए भी व्यापक इंतजाम किए हैं रेलवे ने। क्या कुछ इंतजाम रेलवे ने किया है? 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को अब तक वो उनके गंतव्य तक पहुंचा चुकी है। देखते हैं कि रेलवे किस तरह से इस जो त्योहारी सीजन है उसमें क्या विशेष इंतजाम कर रहा है। त्योहारों का मौसम और अपने घर लौटने की खुशी। छठ महापर्व के पावन अवसर पर भारतीय रेल ने भी यात्रियों की खुशियों को दोगुना कर दिया। भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशंस पर इस बार नजारा कुछ अलग ही है। व्यवस्था सटीक है, सफर आरामदायक और यात्रियों के चेहरे पर बिखरी है मुस्कान। त्योहारों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने देश भर में विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से ज्यादा ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं और इन ट्रेनों से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। यात्रियों की सुविधा को पहले प्राथमिकता देते हुए भारतीय रेल ने इस बार छठ पर खास समर्पण दिखाया है। छठ पर्व पर रेलवे ने बढ़ाई यात्रियों की सुविधा। हर बड़े स्टेशन पर होल्डिंग एरिया तैयार, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल, बैठने की व्यवस्था। त्योहारी भीड़ में यात्रियों के लिए मेडिकल टीम तैनात। RPF स्काउट्स और सिविल डिफेंस कर रहे हैं यात्रियों की मदद। दिल्ली से यात्रियों की संख्या में 7% वृद्धि। रेलवे के इन प्रयासों का असर यात्रियों के चेहरों पर दिख रहा है। कई यात्रियों ने कहा कि इस बार स्टेशन पर व्यवस्था बेहतर है, बैठने और पानी की सुविधा मिल रही है। बहुत बढ़िया पिछली बार से है सर, अब की बार इसमें कोई देखने का, कोई कहने का जरूरत ही नहीं है। सब जनता के सामने ही में बहुत ही सुविधा है। जितने बार से छठ पूजा हो रही है उसमें सबसे बेहतरीन अब की बार सरकार जो है से आप लोगों को लगा गया है। एक हम देख रहे हैं जो एक आदमी पे एक आदमी है।
सुविधा के लिए, जिसको जो जरूरी है, जो सारे चीज उनको बताते हैं, उनको कोई असुविधा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमारे मोदी सरकार और रेल मंत्री सही है। गुजरात से भी बड़ी संख्या में लोग छठ महापर्व मनाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं। इसी के चलते गुजरात के तमाम रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। बेसिक सुविधाओं का हम लोगों ने यहाँ प्रावधान किया है, पीने का पानी, टॉयलेट, और ट्रेन आने पर उनको वहाँ पर सीट की गारंटी। ये 3 चीजें बनाकर हम यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने में बिल्कुल सफल रहेंगे। स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड हम चला रहे हैं, अनरिजर्व ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं। यात्रियों ने रेलवे के इन प्रयासों की सराहना की और बताया कि ये पहली बार है जब वो बिना किसी भीड़ भाड़ के अपने गंतव्य तक त्योहार मनाने पहुंच रहे हैं। पहले धक्का मुक्की होता था, कितना आदमी गिर जाते थे, कितना आदमी बैठते भी नहीं थे, ठीक है। उसमें खड़ा होकर पूरा यूपी बिहार तक जाना पड़ता है हमको, ठीक है। अभी ये लाइन वाला सुविधा हो गया है तो सीट तो कम से कम मिलने जाएगा बैठने के लिए हमको। पहले से बहुत अच्छा है सुविधा, जो कि हर बार धक्का मुक्का खा जाते थे, इस बार बहुत अच्छा है। ये अहमदाबाद की सरकार जो भी बहुत अच्छा कर रही है, जो कि हम लोग बनारस जा रहे हैं तो इतना मतलब कष्ट है इसमें, बहुत सुविधा, पहले बहुत कष्ट होता था। बहुत बढ़िया है सर, मैडम बहुत बढ़िया है, सही है, धक्का मुक्की सही है। उधर सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से भी बड़ी संख्या में यात्री अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे के चीफ PRO विनीत अभिषेक ने इन सुविधाओं का निरीक्षण करने उधना रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर उधना स्टेशन से रोजाना 4 अनारक्षित हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चल रही है। पश्चिम रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहला तो जो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन है उसकी हमने नोटिफिकेशन की है। अभी हम उधना स्टेशन पे खड़े हैं और केवल उधना स्टेशन से डेली हम मिनिमम 4 अनरिजर्व्ड हॉलीडे स्पेशल चला रहे हैं और इसके अलावा कुछ रिजर्व्ड स्पेशल्स भी चला रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में भारतीय रेलवे ने दिखा दिया कि सेवा, समर्पण और जुनून के साथ ही यात्रियों का सफर आसान और सुरक्षित बनाया जा सकता है। छठ महापर्व के लिए श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ रेलवे की भी तैयारी पूरी तरीके से नजर आने लगी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार रेलवे की इस यात्रा में यात्रियों की संख्या जहां पिछली बार की अपेक्षा काफी बड़ी है, वहीं यात्रियों के लिए सुविधाएं भी रेलवे की ओर से काफी बढ़ाई गई हैं। कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पीएम ने दिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र। ब्रेक के बाद देखिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब तक आपने हमारे न्यूज नाइट पे देखा है कि बिहार के रण में पीएम की रैलियां हमने आपको दिखाया है विस्तार से क्या कुछ रहा है। बिहार की सियासत, महागठबंधन में भी प्रचार जो है वो तेज हुआ है, महागठबंधन भी प्रचार में जुटा हुआ है। इससे जुड़ी हुई खबर भी हमने आपको विस्तार से दिखाई है और इस पर विशेष चर्चा भी की है। इसके साथ ही साथ हमने आपको दिखाया है त्योहार पर रेलवे किस तरह से मुस्तैद है, इससे जुड़ी हुई खबर भी हमने आपको विस्तार से दिखाई है। और इसके बाद बात करेंगे रोजगार की। देश भर में आज 17वें रोजगार मेले के जरिए युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब युवा उसकी ताकत बनेंगे। उन्होंने स्किल इंडिया मिशन और प्रतिभा सेतु पोर्टल का जिक्र करते हुए बताया कि 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की जानकारी अब तक युवाओं को दी जा चुकी है। पीएम ने कहा कि देश में निवेश और सुधारों से रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। रोजगार मेला युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका का उल्लेख किया। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्किल इंडिया अभियान के जरिए युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगहों का आंकड़ा छोटा नहीं है। आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। रोजगार मेले में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उनमें खुशी की लहर है। भारत सरकार द्वारा एक अच्छा कदम है और मैं अत्यंत खुश हूँ इस चीज़ से। मेरा पूर्ण परिवार खुश है। इस रोजगार मेला से जो 2022 से शुरू हुई है, इससे हमें यही देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड युवा जो कि अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको अब बहुत बड़े स्तर पर नौकरी मिलेगी। 17वीं रोजगार मेले में मुझे ये नियुक्ति पत्र मिला। मैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा सिलेक्शन एज अ सब इंस्पेक्टर इन ITBP हुआ है। मैं आज रोजगार मेला में मुझे राज्य रक्षा मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कई यूरोपीय देशों के साथ निवेश साझेदारी की है, जिससे हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करेंगे मुंबई से जुड़ी हुई खबर है। मुंबई की खबर है। मुंबई में प्रसिद्ध वकील और लेखक वर्जिस देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज मिशन का विमोचन किया गया। वर्जिस देसाई ने ये पुस्तक लिखी है और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका विमोचन किया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र नेता के रूप में उदय की कहानी को व्यक्त करता है। इसके साथ ही पीएम के नेतृत्व में हुए नीतिगत सुधारों की भी ये पुस्तक समीक्षा करती है। पुस्तक मोदीज मिशन एक जीवनी नहीं बल्कि एक कहानी है, राष्ट्रीय पुनर्जागरण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विचारों की। ये किताब प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उनके द्वारा किए गए लोकहित के कार्य और फैसलों का विश्लेषण करती है। किताब में नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन की सफलता को कलमबद्ध किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विमोचन के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्य उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। 370 कश्मीर का ऐसा एक विषय था जो हमारे
चुनावों का एक बहुत बढ़िया मुद्दा बन जाता था और हर कोई ये सोचता था कि ये संभव हो ही नहीं सकता और लोग बोलते थे यदि ऐसा किसी ने हिम्मत की तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन इतना ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिस पर देश और विदेश सबकी नजरें थी, लेकिन एक झटके में इतना बड़ा निर्णय लेकर और चिड़िया तक ने भी पंख नहीं हिलाए और काम पूरा हो गया। ये एक महापुरुष और बहुत बड़ी इच्छा शक्ति का परिणाम है, बहुत बड़ी विल पावर का परिणाम है। उन्होंने ये प्रयास किया है कि एक व्यक्ति कैसे तैयार होता है, उसकी वैल्यूज कैसे तैयार होती है, उसका कॉन्शियसनेस कैसा तैयार होता है, ये हर चीज को उन्होंने सामने लाया है। मिशन इम्पॉसिबल, यह भी एक फिल्म आके गई है और मोदी जी ने भी 11 साल में इम्पॉसिबल काम करके दिखाया है। पुस्तक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत होती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने, सुशासन और महत्वपूर्ण नीतिगत कदमों की भी समीक्षा की गई है। साथ ही लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा लेखक ने प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए गए झूठे एजेंडे, दुष्प्रचार पर भी प्रहार किया है। As events are unfolding in our midst, we are unable to realize the place Narendra Modi will ultimately hold in the history of modern India. We have not fully grasped the sheer enormity of his life work, which touches every facet of national life and which has been achieved against the most unimaginable odds which were there. The reason why this book is important is because the subject of this book is important. Not important from the office that he holds, but important from the inflection point at which he arrived to run the country. The reason why Burgess Desai's book is even more important is that it actually profiles the journey of a man who rose from the humblest of beginnings to run and navigate a country that is most of the time unmanageable. लेखक बर्जेस देसाई ने किताब में भारत की मजबूत होती हुई सांस्कृतिक सभ्यागत पहचान का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है और भरोसा जताया है कि एक सशक्त, कुशल, कल्याणकारी राज्य की दिशा में देश अग्रसर है। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे छाने लगी छठ की छठा। छाने लगी छठ की छठा, देखिए ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस पैसा करते जाइए। अच्छा, तो बहुत चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको बचा रहा है। हमको चुना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दिवाली के बाद अब छठ पूरे देश भर में उसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है और जोरों शोरों से इसकी तैयारियां की जा रही है। कल से नहाए खाए के साथ ही इस 4 दिनों के महापर्व की शुरुआत होगी। सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का ये महापर्व हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। दिल्ली से लेकर बिहार तक घाटों पर रौनक छा रही है, उसकी तैयारियों का दौर जारी है। और दिल्ली में अकेले अगर बात करें तो 1500 से अधिक छठ घाट बनाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में सूर्यदेव को समर्पित 4 दिनों का भक्ति और आस्था का महापर्व छठ शुरू होने वाला है। छठ पूजा का भव्य त्योहार धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी चल रही है। दिवाली के बाद अब छठ की छटा छाने लगी है। कल से नहाए खाए के साथ इस 4 दिवसीय पर्व का आगाज होने जा रहा है। बिहार से दिल्ली तक हर जगह छठ की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार इस बार छठ पूजा के लिए खास बंदोबस्त कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं। यमुना पर 17 जगहों पर छठ घाट की व्यवस्था की है। सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही। यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ भर्तियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। दिल्ली सरकार ने छठ के लिए यमुना के घाटों की सफाई के लिए खास इंतजाम किए हैं। आज वसुदेव घाट यानी कश्मीरी गेट के इस घाट की तैयारी भी बड़ी ही निराली तरीके से की जा रही है, जहां पर नदी के उस ओर एक तरीके से बैरिकेड की तरह लगा दिया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बनाया गया है जिसमें पानी भरा जाएगा और जब व्रतियां यहाँ आएंगी तो यहीं से सूर्य देवता को अर्घ्य देती नजर आएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व छठ पूजा के आगमन पर देशवासियों से उत्साहपूर्ण भागीदारी की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में कहा, प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देश भर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से जुट चुके हैं। छठी मैया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा। बिहार की एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छठ का गीत गाती नजर आईं। छठ पूजा जो मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है, भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। शनिवार को नहाए खाए से पर्व की शुरुआत होगी, जबकि रविवार को खरना होगा। सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य से इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान का समापन होगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु घाटों पर एकत्र होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दौरान छठी मैया के गीतों की गूंज वातावरण को और भी पवित्र बनाती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस वर्ष छठ पूजा से देश में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद की जा रही है। बीते वर्ष छठ पूजा को लेकर ये आंकड़ा 31,000 करोड़ था, जो कि 7,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को दिखाता है। कैट की ओर से कहा गया है कि केवल दिल्ली में बिक्री इस वर्ष 6,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में एकता परेड का आयोजन किया जाएगा। इस एकता परेड को लेकर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, डायरेक्टर जनरल गुजरात के प्रमुख सचिव गृह, संयुक्त सचिव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एकता परेड और उससे जुड़ी प्रचार योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह मंत्री द्वारा 29 या 30 अक्टूबर को एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 22 से 25 अक्टूबर के बीच कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में DGBSF द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पोर्टल पर प्रतिभागियों के पंजीकरण शीघ्र कराने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लघु वीडियो श्रृंखला और दूरदर्शन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। परेड का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और अन्य राष्ट्रीय चैनल्स पर किया जाएगा। गुजरात सरकार अपने राज्य के सभी चैनलों पर इसका लाइव टेलीकास्ट सुनिश्चित करेगी। वहीं 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व आयोजित किया जाएगा। गुजरात सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो भारत पर्व के दौरान अन्य राज्यों के प्रवासी भारतीयों को शामिल करे। इसके साथ ही भारत पर्व के दौरान राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपालों को आमंत्रित किया जाएगा। इस परेड की तैयारियों को लेकर DGBSF ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि परेड में CAPF और राज्य पुलिस बल अपने कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। परेड में CRPF के 5 शौर्य चक्र विजेता और BSF के 16 वीरता पदक विजेता शामिल होंगे। इसके साथ ही विविधता में एकता के संदेश पर आधारित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का भी इस परेड में अवलोकन किया जाएगा। ये झांकियां भी इस परेड का हिस्सा होंगी। एकता परेड में गुजरात पुलिस का अश्वारोही दस्ता, हॉर्स कंटिंजेंट, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो तथा BSF का ऊंट सवार दस्ता तथा कैमल माउंटेड बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। स्वदेशी नस्ल के श्वान दल, रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। CISF और CRPF की महिला कर्मी मार्शल आर्ट्स और अनआर्म्ड कॉम्बैट ड्रिल्स द्वारा देश की बेटियों की शक्ति और साहस का प्रदर्शन करेंगी। परेड में NSG, NDRF, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी के 10 झांकियां विविधता में एकता के भाव को साकार रूप देंगी। और आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरें, इससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अक्टूबर में जबरदस्त तेजी आई है। PMI बढ़कर 2 महीने के उच्चतम स्तर 58.4 पर पहुंचा। सितंबर में PMI 57.7 था और भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो सितंबर में PMI 57.7 था और भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI में वृद्धि
नए ऑर्डर्स में बढ़ावा हुआ है, उत्पादन में इजाफा और स्थिर रहा है, रोजगार का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।